तो क्वेश्चन हमें ये दिया हुआ है कि अगर मान लेते हैं कि दो रेजिस्टेंस है जो कि आपस में एक के बाद एक कनेक्टेड है और ये 12 वोल्ट एक बैटरी लगी हुई है। मुझे ये फाइंड आउट करना है कि इस सारे रेजिस्टेंस के क्रॉस करंट क्या फ्लो होगा और इन सारे रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल का ड्रॉप भी क्या है, यानी वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, ये सारी बातें डिस्कस करनी है। तो एक काम करते हैं, मान लेते हैं कि सर्किट में कुछ करंट का फ्लो होना है और करंट का फ्लो किधर होना है। तो हमने ये पढ़ रखा है कि बैटरी के थ्रू अगर किसी भी एक्सटर्नल सर्किट की बात करें तो एक्सटर्नल सर्किट में करंट का फ्लो बैटरी के हायर टर्मिनल से निकल के लोअर टर्मिनल की तरफ जाता है, ऐसा कुछ करंट का फ्लो होगा। ठीक है, आई थिंक सारे लोग इस बात से एग्री कर रहे होंगे। करंट का फ्लो हमेशा हम लोग किसको डिफाइन करते हैं, पॉजिटिव चार्ज के फ्लो को, और बेटर हम लोग बोलते हैं अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन को हम लोग बोलते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन को हम लोग करंट के डायरेक्शन से डिफाइन करते हैं, या फिर जिससे हम लोग ये भी बोलते हैं कि शायद पॉजिटिव चार्ज उस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा होगा, बट हमें पता है कि ऐसा पॉजिटिव चार्ज का कोई फ्लो होता नहीं। ठीक है, तो अगर यहाँ से कुछ करंट निकल के वापस इस बैटरी तक आ रहा है, मान लेते हैं कि सर्किट में करंट आई फ्लो हो रहा है, तो जब तक इसे कोई जंक्शन ना मिले तब तक करंट आई फ्लो होगा। तो किसी भी पॉइंट पर अगर बात करें, किसी भी पॉइंट पे अगर एक तरफ से करंट आई आ रहा है तो निश्चित रूप से उस करंट को उस पॉइंट से क्रॉस करके आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी पॉइंट पर चार्ज का एक्यूमुलेशन नहीं हो सकता है। जितना चार्ज फ्लो किया है उतना चार्ज आगे उसे जाना भी पड़ेगा। ये बिल्कुल सेम बात है जैसे कि अगर हम लोग किसी नल के थ्रू पाइप को कनेक्ट करते हैं और हम अपने नल को ओपन करते हैं, तो नल से जिस रेट से पानी निकल रहा होगा हमारे पाइप के दूसरे ओपनिंग से उसी रेट से वाटर बाहर आ रहा होगा। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि पाइप के अंदर कोई वाटर एक्यूमुलेट नहीं हो सकता। एक बार पानी अगर हमारे पाइप के इन तक पहुंच गया है, उसके बाद से जिस रेट से नल से पानी निकल रहा होगा, टैप से पानी निकल रहा होगा, उसी रेट से पाइप के दूसरे एंड से पानी को बाहर आना पड़ेगा। कि पाइप के अंदर ऑलरेडी पानी जितना भरा होना था भर चुका है, अब कोई एक्स्ट्रा पानी एक्यूमुलेट नहीं हो सकता है। सिमिलरली जिस रेट से चार्ज आ रहा होगा उसी रेट से चार्ज जाना भी है, इसलिए कोई एक्स्ट्रा करंट में चेंजेस नहीं होना है। तो अगर यहाँ से आई करंट निकला, रास्ते में कोई ब्रांचिंग नहीं है, ब्रांचिंग इन द सेंस कहीं कोई जंक्शन नहीं है, एक वायर आया और एक वायर जा रहा है, तो बिल्कुल करंट आई फ्लो होते होते यहाँ तक कुछ। फिर से 2 एम पे ये 2 ओम वाले रेजिस्टेंस की बात करें, तो चूंकि यहाँ भी कोई ब्रांचिंग नहीं है तो यही आई करंट आगे भी फ्लो होकर जाएगा 4 ओम के क्रॉस भी, और यही आई करंट फर्दर आगे भी जाके यहाँ पहुंचेगा। सारे लोग समझ पा रहे हो? कहीं कोई ब्रांचिंग नहीं है, यानी कि अभी हम लोग किर्चॉफ के जंक्शन रूल की बात इस प्रॉब्लम में नहीं करने वाले, तो ऐसा कोई जंक्शन है ही नहीं। बट इस पूरे लूप की अगर हम लोग बात कर ले, तो इस पूरे लूप में हमें पता है कि किसी भी क्लोज पाथ में सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल डिफरेंस कैसा होना चाहिए, शुड बी जीरो होना चाहिए। ठीक है, सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल डिफरेंस शुड बी जीरो फॉर एनी क्लोज लूप। अगर मैं इस पॉइंट को ए नाम दे दूं, इसे बी कुछ नाम दे देते हैं, पॉइंट को सी, इस पॉइंट को डी नाम दे दो, इसे ई नाम दे दो, तो अगर ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई, और वापस अगर ए तक आ गए, रास्ते में जितनी बार पोटेंशियल बढ़ा था घटा था उन सबको अगर हम लोग एडअप करते चले जाएं, वापस ए तक आ गए, तो नेट पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू जीरो आना चाहिए। क्योंकि रास्ते में अगर कहीं कहीं राइज हुआ होगा तो कहीं कहीं ड्रॉप भी हुआ होगा, जितना राइज हुआ है उतना ड्रॉप भी होना है, तभी जाके ए से स्टार्ट करके अगर वापस ए तक आ रहे हैं तो चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस कैसा होगा, जीरो आएगा। तो चाहे तो हम लोग इससे सॉल्यूशन के फॉर्म में देख सकते हैं कि सम ऑफ all the potential drop and rise, all the potential drop and rise for any closed loop will be zero। ये बात ध्यान रखना होगा। सारे लोग समझ पा रहे हो क्या? Sum Yes, of all the potential drop and rise for any closed loop will be zero। स्टार्ट करते हैं हम लोग ए से स्टार्ट करते हैं। इनफैक्ट मैं यहाँ लिख देता हूँ फॉर लूप ए बी सी डी ई और फिर से वापस ए। तो मैं इस लूप की बात करूं तो ए से बी जा रहे हैं, तो बैटरी में मुझे दिख रहा है मैं ए से बी जाने के दौरान बैटरी के लोअर टर्मिनल से हायर पोटेंशियल की तरफ जा रहा हूँ, लोअर से हायर टर्मिनल की तरफ जा रहा हूँ। तो यहाँ से माइनस से प्लस जाने पे पोटेंशियल बढ़ेगा या घटेगा? तो निश्चित रूप से पोटेंशियल का राइज होगा, और कितने का राइज होगा? तो 12 वोल्ट का राइज होगा, इसलिए मैं लिखूंगा +12। ठीक है, तो बी से सी जाने कहीं कोई रास्ते में इक्विपमेंट नहीं है, कहीं कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट नहीं है, कोई पोटेंशियल का ड्रॉप या राइज की बात होगी नहीं। पोटेंशियल का ड्रॉप या राइज सिर्फ बैटरी और रेजिस्टेंस के थ्रू ही होगा।
और क्लास 12 में जब जाओगे तो इंडक्टर, कैपेसिटर, डायोड वगैरह भी डिस्कस करोगे तो उनके थ्रू भी होगा, बट कोई ना कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के थ्रू ही हो पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट नहीं है यहाँ पे, सिर्फ रेजिस्टेंस और बैटरी है। सिर्फ इन्हीं दोनों के बारे में हम लोग क्लास 10 में डिस्कस करना है। तो बैटरी के थ्रू राइज या ड्रॉप कैसे डिसाइड करते हैं? हम बैटरी के किस टर्मिनल से किस टर्मिनल की तरफ जा रहे हैं। अगर लोअर से हायर जा रहे हैं, सोचो अगर रास्ते में आगे बढ़ो, पोटेंशियल बढ़ गया, यानी समथिंग लाइक तुमने अपने स्टेप को बढ़ाया है, पोटेंशियल को बढ़ाया है, तो बढ़ाया तो फिर प्लस प्लस लिख लेंगे। और जब हम लोग सी से डी की तरफ बढ़ रहे हैं, तो इस दौरान करंट के फ्लो के डायरेक्शन में जा रहे हैं। करंट का फ्लो हमेशा किधर से किधर होता है? तो करंट का फ्लो हायर से लोअर की तरफ होता है रेजिस्टेंस में। तो अगर सी से डी जा रहे हो तो पोटेंशियल बढ़ रहा है या घट रहा है? निश्चित रूप से यहाँ पर ड्रॉप हो रहा है, क्योंकि 2 ओम के लेफ्ट साइड का पोटेंशियल ज्यादा होगा, राइट साइड का पोटेंशियल कम होगा, तभी जाके करंट हायर से लोअर के डायरेक्शन में मूव किया है। तो अगर 2 ओम के क्रॉस जाते हैं तो फिर एक पोटेंशियल का ड्रॉप आएगा, प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हैं सी से डी जाने में, तो ड्रॉप कितने का आएगा? तो रेजिस्टेंस के क्रॉस अगर ओम्स लॉ की बात कर रहे हैं तो पोटेंशियल का वैल्यू V इक्वल टू IR के बराबर होता है। अभी हमने माना है करंट I है, रेजिस्टेंस का वैल्यू 2 है, तो बेसिकली ड्रॉप होगा, इसलिए मैंने माइनस ले लिया है, I इंटू R यानी -2 इंटू I की बातें होंगी। तो 12 वोल्ट का राइज हुआ, 2 इंटू I का ड्रॉप हुआ। फिर आगे बढ़ेंगे, फिर से 4 ओम के क्रॉस देखेंगे तो फिर से ये करंट का डायरेक्शन में ही जा रहा है, तो करंट के डायरेक्शन में अगेन ड्रॉप आएगा। ड्रॉप आएगा तो फिर से वैल्यू क्या लिखेंगे? 4 इंटू I यानी कि -4I का ड्रॉप आएगा। I हो गया I, ये I दिया हुआ है और रेजिस्टेंस का वैल्यू 4 दिया हुआ है, 4 इंटू I इंटू R, यही हमारा पोटेंशियल का ड्रॉप होना है। तो इस रेजिस्टेंस के क्रॉस 2I के बराबर ड्रॉप होगा, इस रेजिस्टेंस के क्रॉस 4I के बराबर ड्रॉप होगा। ड्रॉप होकर पहुंचे का हम लोग फाइनली पहुंच गए पॉइंट E पे। और अगर पॉइंट E पे पहुंच गए तो E से लेके A तक के बीच में फिर से कोई ड्रॉप या राइज की बात नहीं हो रही है। E से A के बीच में कोई ड्रॉप या राइज की बात नहीं है, यानी कि बेसिकली हम वापस से A तक पहुंच गए हैं। इस पूरे प्रोसेस में सारे राइज और ड्रॉप को मैंने लिख लिया, तो ये वैल्यू मिलकर 0 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल ड्रॉप एंड राइज शुड बी 0। तो +12 का राइज हुआ है, तो -2I का ड्रॉप हुआ है एंड -4I का ड्रॉप हुआ है। तो अगर ये 12 है तो इन दोनों को मिला के भी 12 के बराबर होना चाहिए, तभी तो जाके डिफरेंस 0 के बराबर आएगा। तो बेसिकली जितने का राइज हुआ है उतने का ड्रॉप हुआ है। कुछ ड्रॉप यहाँ हुआ है, कुछ ड्रॉप यहाँ हुआ है, यानी कि कुछ वैल्यू यहाँ आएगा, कुछ यहाँ आएगा, सच दैट इन दोनों का समेशन मिला के 12 के बराबर होगा। ओके, तो बेसिकली हम लोग इसे सॉल्व कर लेंगे। 12 - 6I का वैल्यू मिलकर हो जाएगा 0 के बराबर। I का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा 2 एम्पियर, यानी सर्किट में करंट का जो फ्लो होना है वो 2 एम्पियर के बराबर होगा। बेसिकली I का वैल्यू यहाँ से हमारे पास आ गया है 2 एम्पियर। और अगर I का वैल्यू 2 एम्पियर आया हुआ है, तो हमसे ये भी पूछा जा रहा है कि इस रेजिस्टेंस के क्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस एट 2 ओम रेजिस्टेंस की बात कर ले, तो V का वैल्यू कैसा आएगा? I इंटू R। तो I की जगह ले लेंगे 2 एम्पियर और R हमारा कितना है? ये भी 2 ही ओम है, बेसिकली ये 4 वोल्ट के बराबर होगा। और अगर एट 4 ओम की बात कर लें, तो यहाँ पे जब V की बात करेंगे तो फिर I हो गया 2 ही एम्पियर, बट रेजिस्टेंस हो जाएगा 4, बेसिकली होगा 8 वोल्ट का। तो हम लोग देख पाएंगे सर्किट में यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप होने वाला है 4 वोल्ट का, और यहाँ पे ड्रॉप होने वाला है 8 वोल्ट का। तो देखो जरा, अगर यहाँ पे 12 वोल्ट का राइज हुआ है, तो 4 वोल्ट का ड्रॉप यहाँ, 8 वोल्ट का ड्रॉप यहाँ, मिलकर टोटल 12 ही वोल्ट के ड्रॉप हो रहे हैं क्या? तो 12 वोल्ट का राइज हुआ है और 12 वोल्ट का ड्रॉप हुआ है। इस पूरे लूप के क्रॉस नेट पोटेंशियल डिफरेंस का समेशन मिलकर कैसा हुआ? 0 के बराबर। जितना राइज हुआ है उतना ही ड्रॉप हुआ है, यही हमारा किरचॉफ का सेकंड लॉ है। एक क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं, बिल्कुल किरचॉफ लॉ पे ही एक क्वेश्चन और देखते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है। इस बार सर्किट में हमें एक बैटरी दी गई है 12 वोल्ट की, और इसके बाद एक रेजिस्टेंस मुझे दिया हुआ है 2 ओम का, फिर एक बैटरी दे दी गई है 12 वोल्ट की, जिसकी पोलैरिटी वगैरह सब कुछ हमें समझ में आना चाहिए। ये जो छोटा वाला लाइन है ये हमारा लोअर पोटेंशियल होगा, बड़ा वाला लाइन हायर पोटेंशियल होगा। फिर ये 3 ओम का एक रेजिस्टेंस दिया हुआ है, फिर एक बैटरी दी गई है 6 वोल्ट की, और फिर एक रेजिस्टेंस 1 ओम का दिया गया है। अगेन हमसे पूछा जा रहा है इस सारे सर्किट में नेट करंट का फ्लो कैसे होगा, और ये भी हमसे पूछा जा रहा है कि हर एक रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितने का आना है। तो पिछला प्रॉब्लम बड़ा सिंपल सा था, हमारे पास एक ही बैटरी था और 2 रेजिस्टेंस दिया हुआ था, बड़ी आसानी से हम लोग लिख पा रहे थे। इस बार भी भले ही डायग्राम तुम्हें कॉम्प्लिकेटेड रिलेटिवली दिख रहा हो, बट एक्चुअली में ये प्रॉब्लम बड़ा सिंपल सा है। हम लोग अपने बेसिक को नहीं भूलेंगे, और बेसिक हमारा ये है कि किसी पूरे क्लोज लूप में, देखो तो जरा फिर से ये क्लोज लूप दिखाई दे रहा है क्या? जब भी हम लोग किसी सर्किट की बात करेंगे तो सर्किट में क्लोज पाथ का होना कंपल्सन है, तभी जाके चार्ज फ्लो होकर वापस आएगा।
और फिर से बैटरी उसे पुश करके ऊपर ले जाएगा, ऐसा कुछ होना है। तो किसी भी क्लोज लूप में सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल ड्रॉप एंड राइज शुड बी जीरो। ठीक है, तो फिर से हम करेंगे क्या, एक पॉइंट ए मान लेते हैं यहाँ, ये पॉइंट बी मान लेते हैं, अगेन ये पॉइंट सी, मन करे तो इसे डी ले लो, एक नया नया पॉइंट लेते चलो ई ले लो, इसको एफ ले लो, वापस से ए आ गया। ठीक है, और इस पूरे सर्किट में मान लेते हैं कि, अब देखो कई बार ये कंफ्यूजन होगा, पता नहीं सर ये वाला बैटरी ज्यादा बड़ा है कि ये वाला बैटरी ज्यादा बड़ा है कि ये वाला बैटरी ज्यादा बड़ा है, पता नहीं किसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा कम आना है। अगर सर्किट में एक से ज्यादा बैटरी है, किसका कंट्रीब्यूशन किधर आएगा मुझे नहीं पता, आंख बंद करके किसी एक डायरेक्शन में चूज कर लो कि करंट हमने माना है कि ऐसा होना है। अगर तुमने जो माना है रियली में करंट वैसा ही है, आंसर हमारा पॉजिटिव आएगा, और अगर हमने उल्टा मान लिया गलती से, तो आंसर नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, खुद से एक आंसर अपोजिट मान लेते हैं। मुझे पता है कि मुझे अभी डाटा सब में मुझे दिख रहा है, मुझे पता है कि करंट का फ्लो ऐसे होगा, चलो एक काम करते हैं, करंट का फ्लो मैं ऐसे मान ले रहा हूँ, देखेंगे आंसर नेगेटिव आता है। मान लेते हैं सर्किट में करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, मैंने माना है, ये कंपल्सन नहीं है कि ऐसा ही होगा, मुझे कुछ नहीं पता है कि कैसा होना है। ठीक है, मैं मान लेता हूँ करंट ऐसा फ्लो हो रहा है। अगर ये करंट ऐसा फ्लो हो रहा है इस वायर में, तो ये बिल्कुल एश्योर रहो कि एक वायर में एक ही तरीके का करंट फ्लो हो सकता है, एक से ज्यादा कोई तरीका नहीं हो सकता। कोई भी वायर है उसमें दो ही ऑप्शन है, या तो करंट ऐसे जाएगा या फिर करंट ऐसे जाएगा। तो अगर हमने एक वायर में एक तरीका एज्यूम कर लिया, तो जब तक हमने सॉल्व नहीं करेंगे तब तक उस वायर में उसी तरीके से एजम्पशन लेके बढ़ना पड़ेगा। तो अगर यहाँ से करंट ए टर्मिनल में पहुंचा है, तो ए से एफ देखेंगे, ये करंट अगर ए पे पहुंच रहा है तो निश्चित रूप से इस करंट को एफ की तरफ जाना पड़ेगा। ठीक है, यही करंट को एफ की तरफ जाना होगा, और यही करंट फर्दर आगे जाएगा, क्योंकि अभी तक इसे कोई जंक्शन नहीं मिल रहा। मैं अभी जंक्शन वाले क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, वापस हम लोग जंक्शन वाले क्वेश्चन पे भी आएंगे। यही करंट फर्दर यहाँ भी जाएगा, यही करंट फर्दर यहाँ भी जाएगा, ये करंट आगे जाएगा, जब तक इसे जंक्शन नहीं मिलने वाला तब तक यही करंट फ्लो होता हुआ चला जाएगा, और बेसिकली ये करंट वापस आ गया, यानी कि सर्किट में करंट पर हमने ऐसे एज्यूम किया है। देखते हैं आंसर क्या है। अब हम लोग फिर से लूप लॉ लिखेंगे, और लूप लॉ लिखने की आजादी हमारी है। मैं लूप में ऐसे बढ़ना चाहता हूँ या फिर ऐसे बढ़ना चाहता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा किसी बात को, क्योंकि ओवरऑल इक्वल टू जीरो करेंगे, बिल्कुल ही फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, मैं लूप में ऐसे बढ़ना चाहता हूँ, ऐसे। ठीक है, लूप में हम लोग ऐसे बढ़ेंगे। अच्छा, कई बार हो सकता है कि मैंने जो पोलैरिटी वगैरह डिसाइड किया, पॉजिटिव और नेगेटिव लिया है, हो सकता है कि तुम कहीं और पढ़ो, किसी और कोई लेक्चर को देखो, तो शायद पोलैरिटी वो लोग अपोजिट सेंस में है। जैसे मैं बैटरी में लोअर से हायर जा रहा हूँ तो मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ, कुछ लोग क्या करते हैं लोअर से हायर जाने पर नेगेटिव लेते हैं, ये उनकी चॉइस है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अगर लोअर से हायर जाने पर तुम नेगेटिव ले रहे हो, उस केस में करंट के डायरेक्शन को पॉजिटिव लेना होगा रेजिस्टेंस, जबकि मैं लोअर से हायर में पॉजिटिव ले रहा हूँ और करंट के डायरेक्शन को नेगेटिव लेता हूँ रेजिस्टेंस। ठीक है, तो सबकी अपनी अपनी चॉइस है, उससे कुछ फर्क पड़ना नहीं है, क्योंकि ऑन एंड वैल्यू अगर हम देखें, जब फाइनल वैल्यू कैसा आता है इक्वल टू जीरो आता है, तो उससे कुछ इक्वेशन में फर्क नहीं पड़ता। अभी हमारे पास चॉइस था, मैं लूप में ऐसे जाऊं, क्लॉकवाइज जाऊं या फिर एंटी क्लॉकवाइज जाऊं, अगेन चॉइस हमारी है। मेरा मन, मैं अभी क्लॉकवाइज जा रहा हूं, तुम्हारा मन, तुम चाहो तो एंटी क्लॉकवाइज जाओ, फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर मैं लूप की बात कर लूं, लूप ए बी सी डी ई एफ ए, तो एक एक करके आगे बढ़ेंगे इस पूरे लूप में। तो ए से बी जा रहे हैं, ए से बी जा रहे हैं, तो मुझे सिर्फ बैटरी दिखाई दे रहा है, और ए से बी जाने पे हम लोअर से हायर की तरफ जा रहे हैं, इसलिए मुझे क्या करना होगा, प्लस 12 वोल्ट लेना पड़ेगा। ठीक है, इस बार हम लोग फिर बी से सी जा रहे हैं, बी से सी जा रहे हैं, बट हमने जो करंट का एजम्पशन किया है उसके हिसाब से करंट का फ्लो सी से बी है, तो निश्चित रूप से सी हायर पोटेंशियल पे होगा और बी हमारा लोअर पोटेंशियल पे होगा। अगर करंट का फ्लो ऐसे है तो सी हायर पोटेंशियल पे होगा, बी लोअर पोटेंशियल पे, ये हमने करंट का जो एजम्पशन लिया उसके हिसाब से आ रहा है। ठीक है, हमने करंट को जो एज्यूम किया, हमने मानना पड़ेगा कि सी हायर पे है बी लोअर पे, क्योंकि तभी जाके करंट का फ्लो ऐसे है। और जब हम इक्वेशन लिख रहे हैं तो ए के बाद बी गए, बी से सी जा रहे हैं, तो बी से सी जाओगे तो बी तो लोअर पे है और सी हायर पे है, तो लोअर से हायर जा रहे हैं तो प्लस लिखना पड़ेगा, तो प्लस आई इंटू आर, रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आई इंटू आर, करंट आई का फ्लो हो रहा है तो आई इंटू 2 करना होगा, तो प्लस 2i, क्योंकि हमारे हिसाब से ये राइज हो रहा है, मैं लोअर से हायर जा रहा हूँ। फिर से देखो, बैटरी में हम लोग लोअर से हायर जा रहे हैं, अगर मैं सी से डी की तरफ जाऊं तो बैटरी के लोअर से हायर पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं, तो माइनस से प्लस जाने पर अगेन पोटेंशियल का राइज होगा, कितने का होगा, तो 12 वोल्ट का होगा, तो प्लस 12 वोल्ट। आगे आगे देखते हैं, फिर से देखोगे डी से ई जाने पे हम लोग करंट का अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, करंट का फ्लो ई से डी है, तो निश्चित रूप से ये प्लस होगा और ये लोअर पोटेंशियल पे होगा, बट हम चूंकि डी से ई जा रहे हैं, लोअर से हायर जा रहे हैं, इससे पोटेंशियल का राइज होगा, कितना होगा, तो करंट अगर आई है, रेजिस्टेंस 3 है, तो प्लस हो जाएगा 3 इंटू आई के बराबर, आई इंटू आर। ठीक है,
इसके बाद अगर बात कर ले, आई इंटू आर का वैल्यू 3 इंटू आई के बराबर हो गया। इसके बाद अगर बात कर ले तो अगेन ई से एफ जाने पे पोटेंशियल का ड्रॉप होगा। क्यों? क्योंकि बैटरी का ये हायर पोटेंशियल है और ये लोअर पोटेंशियल है। जैसे मैं लोअर से हायर गया था तो राइज कराया था, तो हायर से लोअर जा रहे हैं तो इस बार ड्रॉप होगा। ड्रॉप कितने का होगा? 6 वोल्ट का होगा, इसलिए मैं -6 वोल्ट ले रहा हूँ। सब लोग समझ पा रहे होंगे आई थिंक। बैटरी में लोअर से हायर जाते हैं तो राइज होगा, तो हायर से लोअर जाओगे तो ड्रॉप होगा। फिर से हम करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो करंट के डायरेक्शन में पोटेंशियल का ड्रॉप होता है, तो अपोजिट में जाओगे तो राइज होगा, यानी एफ से ए जाएंगे तो राइज होगा कितने से? आई इंटू आर। आई तो आई है, आर हमारा 1 है, तो प्लस आई इंटू 1। अब मैं वापस से ए तक पहुंच चुका हूं, यानी कि सारे रास्ते के पोटेंशियल ड्रॉप और राइज को लिख के मैंने 0 के बराबर कर दिया। जरा सॉल्व करते हैं इसको। तो 12 वोल्ट 12 वोल्ट 24 वोल्ट, 24 में से 6 गया 18 वोल्ट, और ये आ जाएगा हमारे पास 2i प्लस 3i 6i और प्लस आई मिलकर हो जाएगा 6i। ठीक है, मिलके हो जाएगा 0। तो आई का वैल्यू यहाँ से सॉल्व करेंगे तो -18 वोल्ट बाई 6, ये बी तो बस यूनिट है, ध्यान रखना है। तो बेसिकली आ रहा है -3 एम्पियर। देखो ऑटोमेटिक आंसर ये नेगेटिव आ रहा है। ये आंसर नेगेटिव आने का सेंस ही है कि करंट जो हमने एज्यूम किया है वो उल्टा एज्यूम कर लिया है। हमें एक्चुअल करंट जो होगा -3 एम्पियर, यानी जो हमने डायरेक्शन चूज किया उसका अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होना चाहिए। यानी कि रियल करंट की बात करेंगे तो करंट का फ्लो इस डायरेक्शन में आई का वैल्यू 3 एम्पियर के बराबर फ्लो होगा। आई थिंक सारे लोग समझ पा रहे होंगे। और करंट का वैल्यू -3 एम्पियर आने का मतलब है करंट का सेंस ऐसे फ्लो हुआ है। तो अब अगर मैं इस रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस की बात करूं तो V एट 2 ओम की बात कर ले तो 2 ओम पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा? तो करंट हमारा फ्लो अगर इस सेंस में हुआ है तो C मेरा B से बड़ा नहीं है, B मेरा C से बड़ा पोटेंशियल होगा, क्योंकि करंट का फ्लो B से C की तरफ है, ना कि C से B की तरफ। ये मेरे करंट का फ्लो आया हुआ है 3 एम्पियर, तो निश्चित रूप से B का पोटेंशियल ज्यादा बड़ा होगा C से। तो एट 2 ओम देख लें तो VB माइनस C B से B का पोटेंशियल ज्यादा बड़ा होगा C से, कितना? तो I इंटू आर कर लेंगे। I आया हुआ है हमारे पास 3 एम्पियर और रेसिस्टेंस 2 है, यानी ओवरऑल आया होगा 6 वोल्ट, यानी B वाले पॉइंट का पोटेंशियल C से 6 वोल्ट ज्यादा है। सिमिलरली 3 ओम की बात कर ले तो हमने करंट तो ऐसे एज्यूम किया था, बट ये करंट ऐसे फ्लो होना है 3 एम्पियर, यानी निश्चित रूप से D का पोटेंशियल E से ज्यादा बड़ा होगा। तो जब हम लोग एट 3 ओम की बात कर ले, एट 3 ओम देख ले तो D का पोटेंशियल ज्यादा बड़ा होगा E से, कितने से? तो VD माइनस V की बात करेंगे तो अगेन I इंटू आर होना चाहिए। I हमारा 3 एम्पियर है, रेजिस्टेंस भी 3 ओम ही है, ओवरऑल आएगा 9 वोल्ट के बराबर, यानी D का पोटेंशियल E से 9 ज्यादा है। और फिर से जब 1 ओम की बात करेंगे तो एट 1 ओम देख लेंगे तो करंट का डायरेक्शन हमने तो माना था कि A से F की तरफ जा रहा है, बट चूंकि करंट का डायरेक्शन अपोजिट आया, -3 आया हुआ है, तो ये 3 एम्पियर आएगा F से A की तरफ, यानी निश्चित रूप से F का पोटेंशियल A से ज्यादा होगा। कितने से? तो करंट हो गया 3 और रेजिस्टेंस हमारा 1, मिलके आएगा 3 वोल्ट का, तो 3 वोल्ट ज्यादा होगा। तो जरा देखोगे टोटल अगर हम देखें तो 6 वोल्ट 9 वोल्ट एंड 3 वोल्ट, टोटल 18 वोल्ट का ड्रॉप हुआ है। क्यों? 12 वोल्ट का राइज हुआ, फिर यहाँ पे हमारे पास 6 वोल्ट का ड्रॉप हुआ है, यहाँ से 12 वोल्ट का राइज हुआ, 6 का ड्रॉप हुआ, फिर 12 का राइज हो गया। जब देखो तो 12 का राइज हुआ है, फिर 6 का ड्रॉप हुआ, यानी कि नेट 6 का राइज हुआ, फिर 12 का राइज हुआ, नेट 18 का राइज हुआ, फिर यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर 9 का ड्रॉप हुआ है, 3 के क्रॉस 9 का, तो 18 में से 9 यानी 9 का ड्रॉप, यानी 9 का राइज बचा हुआ है, फिर 6 का ड्रॉप हो गया, 9 में से और 6 का ड्रॉप हो गया, तो 3 का राइज बचा हुआ है, और फिर से लास्ट में 3 का ड्रॉप हो गया, यानी कि नेट ड्रॉप 0 हो चुका है। ए से घूम फिर के वापस ए तक आ गए, 12 का राइज, 6 का ड्रॉप, 12 का राइज, 9 का ड्रॉप, 6 का ड्रॉप, फिर 3 का ड्रॉप, मिलके वैल्यू कैसा होगा? 0 के बराबर आ जाएगा। आई थिंक होपफुल हूं मैं, सबको ये बातें जरूर समझ में आई होंगी। ठीक है, सपोज करें कि हमें ये एक क्वेश्चन दिया गया है जिसमें एक बैटरी दी गई है 12 वोल्ट की, और ये 2 ओम का रेजिस्टेंस दिया हुआ है, फिर एक 2 वोल्ट की बैटरी ऐसे कुछ ब्रांचिंग के साथ दिया हुआ है, 3 ओम है, 1 ओम है, 6 वोल्ट है, बिल्कुल रैंडम सा क्वेश्चन है। और अब ये क्वेश्चन देख के बिल्कुल ही कंफ्यूजन हो गया होगा कि हमें करंट किस डायरेक्शन में लेना चाहिए, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। इनफैक्ट किसी को भी समझ में नहीं आना चाहिए कि करंट में किसका डोमिनेंस ज्यादा है। थोड़ा बहुत गेस कर भी सकते हैं कि शायद 12 वोल्ट की बैटरी इससे ज्यादा होगी या इससे ज्यादा होगी, तो चलो करंट का डायरेक्शन ऐसे ले लेते हैं। बट अगर यहाँ 12 है, यहाँ 24 हो जाए, यहाँ 12 हो जाए, तो बेसिकली मुझे कुछ समझ में नहीं आएगा कि करंट का डायरेक्शन क्या होगा। तो अगर समझ में नहीं आए, हमें करना क्या है, किसी एक डायरेक्शन में आगे बढ़ना है, अपने आप आंसर पॉजिटिव या नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि किसी वायर में या तो करंट का डायरेक्शन वही होगा जो हमने एज्यूम किया, या फिर जस्ट उसका अपोजिट होगा, तो आंसर खुद ही नेगेटिव आ जाएगा। अभी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ,
मैं मान लेता हूँ कि इस सर्किट में करंट का फ्लो ऐसे है, यार बैटरी के थ्रू करंट कुछ ऐसे गया, मुझे नहीं पता था, मैंने मान लिया कि आई करंट है, तो यही आई करंट यहाँ तक जाएगा, यही आई करंट यहाँ जाएगा। अब ये ब्रांचिंग हो रहा है इस पॉइंट के पास, चाहो तो इसे नाम दे दो ए बी सी डी, कुछ नाम दे दो। तो इस डी पॉइंट पे ब्रांचिंग हो रहा है, ये पॉइंट ई हो गया और ये पॉइंट एफ, ठीक है। तो अगर डी के बाद से ब्रांचिंग हो रहा है, मुझे दो रास्ते दिखाई दे रहे हैं, तो अगर करंट आई आएगा, तो अगर दो रास्ते हैं तो दोनों तरफ कुछ ना कुछ करंट जाएगा। तो चलो एक काम करते हैं, इधर की तरफ मान लेते हैं करंट हमारा जा रहा है I1, और अब हमारा चॉइस है, इधर I1 है तो मैं चाहूँ तो इधर I2 ले लूं, या फिर I माइनस I2 कुछ ऐसा ले लेते, कुछ कुछ भी ऐसा ले सकते। एक काम करते हैं, क्वेश्चन में थोड़ा सा मैं चेंजेस कर दे रहा हूँ, थोड़ा सा और एक रेसिस्टेंस को मैं ऐड करना चाहूंगा, ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चन को और मैं एडअप कर लूँ, ज्यादा बेटर होगा, ठीक है। लाइक एक रेसिस्टेंस और ले लेते हैं यहाँ पे, और एक बैटरी मैंने ऐसे ले लिया, ये 2 वोल्ट है, और मान लेते हैं कि ये हमारा कुछ 4 ओम का रेसिस्टेंस है, ठीक है। तो अगर ये करंट आई है, तो इस आई के पास फिर से दो रास्ता दिख रहा है, एक I1 दिख रहा है, एक रास्ता डी दिख रहा है जिससे मैं I1 करंट मान लेता हूँ उधर से फ्लो हुआ है, और इधर से हम मान लेते हैं कि कुछ करंट I2 फ्लो हुआ है, ठीक है। इधर से मान लेते हैं कि कुछ करंट I2 फ्लो हुआ है। तो अगर ये करंट I2 फ्लो हुआ है, चलो ठीक है, तो मैं चाहता तो इसे I2 बोल सकता था, और मैं चाहता तो इसे डायरेक्टली I माइनस I1 बोल सकता था, क्योंकि किरचॉफ लॉ के हिसाब से अगर डी पॉइंट पे I करंट आ रहा है, तो दोनों तरफ मिलाकर टोटल करंट I ही वापस जाने चाहिए थे। इसमें से अगर ये I1 मैंने एज्यूम किया है, तो निश्चित रूप से ये I2 का वैल्यू I माइनस I1 होना चाहिए। अब देखोगे, अगर ये I1 डी से निकल के E की तरफ गया है, तो चूंकि यहाँ फर्दर कोई रास्ता नहीं है, तो इसे I1 करंट ही फ्लो होते हुए वापस यहाँ तक पहुंचना चाहिए। यानी पॉइंट ए पे अगर बात करें, तो इधर से I2 और इधर से I1 आ गया, यानी कि I1 प्लस I2 यहाँ पहुंचेगा, तो ये वैल्यू वापस से I का वैल्यू हो जाएगा I1 प्लस I2। आई थिंक सारे लोग समझ पा रहे होंगे। और अगर I2 की जगह अगर मैं I माइनस I1 ले लेता, तो I1 कैंसिल आउट हो गया, सिर्फ I ही करंट ये तक पहुंच पाता है, ठीक है। तो अब मेरे पास करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है, अब मैं इक्वेशन लिखना चाहूंगा। इक्वेशन कैसे लिखेंगे, तो ठीक है, एक काम करते हैं, एक लूप मुझे ये दिखाई दे रहा है और एक लूप मुझे ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इक्वेशन कौन कौन से आएंगे, सबसे पहले किरचॉफ जंक्शन रूल हो जाएंगे। किरचॉफ जंक्शन रूल की बात कर ले अगर, तो जंक्शन रूल के हिसाब से हमारे पास एक्सप्रेशन आएगा, इस I का वैल्यू I1 प्लस I2, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। I इक्वल टू I1 प्लस I2, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया है कि ये डी पॉइंट पे I करंट आ रहा है, जो कि I1 और I2 में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है एट जंक्शन डी, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया, ठीक है। हमारे पास टोटल तीन अननोन है, I1 I2, तीनों को कैलकुलेट करना है। अब मैं I2 के लिए, या फिर कोई एक इक्वेशन यहाँ से तैयार हो गया, दो इक्वेशन और बनाना है, एक लूप में ये ले लूंगा, एक लूप ये ले लूंगा। ए से स्टार्ट करते हैं, बी सी डी, और वापस से इस लूप के थ्रू अगर आते हैं तो देखते हैं क्या होगा रास्ते में। ए से बी जाएंगे तो बैटरी के लोअर से हायर पोटेंशियल जाएंगे तो राइज होगा, तो हमारे पास सेकंड इक्वेशन आएगा फॉर लूप ए बी सी डी एंड ए, ठीक है। डी के बाद मैं डायरेक्टली ए तक आ रहा हूँ। अगर मैं इस लूप की बात कर लूं, तो मुझे सबसे पहले एक 12 वोल्ट का राइज दिखाई दे रहा है, अगर मैं ए से बी जाऊं तो, ठीक है। बी से सी में कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, सी से डी जा रहे हैं, करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो करंट के डायरेक्शन में ड्रॉप होगा, ये बात हमने कई बार डिस्कस की है, अब आगे से मैं डायरेक्टली बताया करूंगा। तो सी से डी में जाने पर ड्रॉप होगा कितने का, आई इंटू आर, करंट आई है, रेजिस्टेंस 2 है, तो बेसिकली -2 इंटू आई का ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे डी से मुझे ए की तरफ जाना है, तो डी से एक पॉइंट यहाँ पे अगर देख लेते हैं इस रेसिस्टेंस के लिए, तो अगेन हम लोग करंट के डायरेक्शन में I2 के डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर I2 के डायरेक्शन में जाते हैं, तो इस I2 के डायरेक्शन में करंट के डायरेक्शन में जाने के कारण वोल्टेज का ड्रॉप होगा, करंट के डायरेक्शन में वोल्टेज का ड्रॉप होता है, तो यहाँ वोल्टेज का ड्रॉप कितना होगा, तो रेसिस्टेंस 4 ओम है, करंट I2 है, तो I इंटू आर, यानी बेसिकली -4 इंटू I2 का ड्रॉप होगा। और फिर से इस पॉइंट के बाद मुझे एक बैटरी दिखाई दे रही है 2 वोल्ट की, जिसमें कि ये बैटरी का हायर टर्मिनल है और ये हमारा लोअर टर्मिनल है, तो हायर से लोअर जा रहे हैं, तो अगेन एक ड्रॉप होना चाहिए कितने का, 2 वोल्ट का, और ये मिलके मैं वापस ए पॉइंट तक पहुंच चुका हूँ, इस बैटरी के बाद से मैं ए पॉइंट पे पहुंच चुका हूँ, तो ये सारा एक्सप्रेशन मिलकर 0, यानी ये हमारा सेकंड इक्वेशन होना चाहिए। तो बेसिकली मैं सॉल्व करूँ तो 12 वोल्ट माइनस 2 वोल्ट, ये बिल्कुल 10 वोल्ट हो जाएगा, तो और ये 2i और 4i2 उधर अगर मैं ले जाता हूँ, तो 2i प्लस 4i2 मिलकर 10 वोल्ट के बराबर हो जाएंगे,
या फिर अगर मैं 2 कॉमन ले लूं तो i प्लस 2i2 मिलके 5 के बराबर हो जाएगा। ये हमारा सेकंड इक्वेशन तैयार हो गया। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन, दो इक्वेशन हो गया। एक इक्वेशन और इस लूप से आएगा हमारे पास। शुरू करते हैं, ए से स्टार्ट करते हैं, घूम फिर के वापस ए तक आते हैं। तो ए से जब मैं इस बैटरी को क्रॉस करूंगा, ए से इधर की तरफ जा रहा हूँ, डी की तरफ, तो ए से अगर मैं इस बैटरी को क्रॉस कर रहा हूँ तो लोअर से हायर जा रहा हूँ तो +2 वोल्ट आएगा। ठीक है, तो अगर मैं लूप फिर से स्टार्ट कर लूँ, ए के बाद डायरेक्टली डी, ई, एफ और फिर मैं वापस आ गया, तो सबसे पहले तो 2 वोल्ट मुझे दिखाई दे रहा पॉजिटिव, बैटरी का पोटेंशियल 2 वोल्ट। फिर मैं देखूंगा तो मैं अपने आप को करंट के अपोजिट डायरेक्शन में देख पा रहा हूँ। करंट का फ्लो डी से 4 ओम की तरफ है और मैं अभी बैटरी से 4 ओम को क्रॉस करते हुए डी तक जा रहा हूँ, यानी करंट अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हूँ। तो करंट का फ्लो हायर से लोअर ले जाता है, तो बेसिकली मैं लोअर से हायर जा रहा हूँ, इसलिए वैल्यू पॉजिटिव लेना पड़ेगा। तो प्लस आई इंटू आर यानी +4 इंटू आई2 के बराबर आएगा, +4 इंटू आई2। ठीक है, इसके बाद फर्दर देखेंगे तो डी के बाद अब मुझे ई की तरफ जाना है। करंट कौन सा है, I1 है, तो करंट का डायरेक्शन में जा रहे हैं तो निश्चित रूप से ड्रॉप होगा, तो 3 इंटू I1 विथ माइनस साइन। आई इंटू आर की बात करें तो 3 इंटू I1। इसके बाद ई से एफ की तरफ जा रहे हैं, फिर से करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो आई इंटू आर यानी 1 इंटू I1 और अगेन ड्रॉप होगा, तो अगेन 1 इंटू I1 के जैसा आएगा। और फिर से एफ के बाद मैं ए तक जा रहा हूं, तो बैटरी के हायर से लोअर की तरफ जा रहा हूं, तो फिर से ड्रॉप होगा, तो 6 वोल्ट की बैटरी है तो -6 वोल्ट का ड्रॉप होगा। सर एक बार फिर से रिपीट कीजिए तो। एक बार फिर से हम लोग रिपीट करते हैं इस लूप को, थोड़ा सा डायग्राम छोटा हो गया है, बट फिर से ध्यान से देखते हैं। मैं बेसिकली ए से स्टार्ट करते हुए डी, ई, एफ होते हुए वापस ए तक आ रहा हूँ। तो ए से जब हम आगे बढ़ रहे हैं, सबसे पहले मुझे एक बैटरी दिखाई दिया जिसके लोअर से हायर पोटेंशियल की तरफ हम जा रहे हैं। ठीक है, तो लोअर से हायर जा रहे हैं तो पोटेंशियल का राइज होगा, इसलिए मैंने लिखा है +2 वोल्ट। ठीक है, इसके बाद में 4 ओम के क्रॉस अगर हम लोग देख लें, तो चूंकि करंट का डायरेक्शन डी से बैटरी की तरफ था और हम जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो करंट के डायरेक्शन में पोटेंशियल का ड्रॉप होता है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में राइज होता है, यानी कि पोटेंशियल का राइज होगा कितने से, तो रेजिस्टेंस के क्रॉस आई इंटू आर, तो I2 इंटू 4, रेजिस्टेंस R 4 है, तो 4 इंटू I2 के बराबर राइज होगा, इससे मैंने +4 इंटू I2 लिख लिया। अब D के बाद देख रहे हैं तो E की तरफ जाना है, तो D से E हम लोग करंट के डायरेक्शन में, और करंट इस बार कितना है, I1 है, तो करंट के डायरेक्शन में तो ड्रॉप होगा, तो 3 इंटू I1 का ड्रॉप होगा, तो मैंने -3 इंटू I1 लिख लिया। फिर मुझे 1 ओम के क्रॉस देखा जाए तो फिर से हम लोग ड्रॉप की तरफ जा रहे हैं, प्लस से माइनस की तरफ, करंट के डायरेक्शन में तो ड्रॉप होगा, तो करंट I1 है, रेजिस्टेंस 1 है, तो 1 इंटू I1 का ड्रॉप होगा। और फिर से जब हम F के बाद वापस से एक डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो बैटरी का हायर पोटेंशियल पहले आ रहा है, लोअर बाद में आ रहा है, तो हायर से लोअर जा रहा है, तो फिर से ड्रॉप होगा, इसलिए मैंने -6 वोल्ट लिया है। तो बेसिकली ये हमारा इक्वेशन 3 होगा, और इस इक्वेशन को देखेंगे तो 2 और -3 मिलकर 4 हो जाएगा, उधर जाएगा इक्वेशन 4I2 -3I1, सॉरी -3I1 एंड -I1 मिलके -4I1 मिलके उधर 2 वोल्ट और -6 वोल्ट यानी -4 वोल्ट, उधर जाके 4 वोल्ट के बराबर हो जाएगा, 4 कॉमन ले लेते हैं, तो I2 -I1 बराबर 1। ये हमारा थर्ड इक्वेशन तैयार हो गया। अब इन तीन इक्वेशन को यूज करते हुए हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। करते हैं, एक काम करते हैं, I2 की जगह ले लेते हैं I -I1। यहाँ से हमारे पास कंक्लूजन क्या आएगा, I2 की जगह आ जाएगा I -I1। ठीक है, चलो इस I2 को यहाँ भी पुट करो और इस I2 को यहाँ भी पुट करो। तो जब हम लोग I2 की जगह I -I1 को इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, अगर I2 का वैल्यू I -I1 इसे पुट करना है इन इक्वेशन 2 एंड 3 दोनों में पुट करते हैं। ठीक है, तो इक्वेशन 2 में जब पुट करेंगे तो क्या आएगा, I + 2I2 बराबर 5 है, I + 2I2 का वैल्यू 5 के बराबर दिया हुआ है, तो I + 2 इस I2 की जगह ले लेंगे I -I1, इक्विवेलेंट वैल्यू 5 आ गया। और इक्वेशन 3 कौन सा है हमारे पास, I2 -I1 का वैल्यू 1 है। तो चलो एक काम करते हैं, I2 की जगह पुट कर लेते हैं I -I1 -I1 मिलके 1 हो गया। तो अगर मैं साथ साथ सॉल्व कर लूं इसे, बेसिकली मैं इक्वेशन को I और I1 के फॉर्मेट में लेके जा रहा हूँ, तो 2I + I हो जाएगा 3I -2I1 मिलके 5 हो जाएगा। ये हमारा फोर्थ इक्वेशन आ गया, जो कि फर्स्ट एंड सेकंड को सॉल्व करने से आया है। और यहाँ देखेंगे तो I -2I2
का वैल्यू 1 के बराबर हो गया, जिसे मैं फिफ्थ इक्वेशन बोल रहा हूँ, और ये 1 and 3 को सॉल्व करने से है। फिर से इन दोनों को सॉल्व करते हैं। सॉल्व 4 and 5, थोड़ा सा लेंथी जा रहा है सॉल्विंग, बट करना पड़ेगा, डाटा ही ऐसा है। तो 3i - 2i1 = 5। 3 वेरिएबल वाले इक्वेशन को सॉल्व करोगे थोड़ा सा टाइम लगेगा। दूसरा भी, ये 2i2 नहीं होना चाहिए, यहाँ पे 2i1 होना चाहिए, सॉरी, ठीक है, i - 2i1 होगा, ठीक है। तो i - 2i1 = 1। सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, और 2i1 दोनों में दिख रहा है, मैं क्या करता हूँ, ऊपर नीचे वाले में सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ। तो ये +2i1 - 2i1 कैंसिल आउट होगा, 3i - i मिलकर 2i हो जाएगा, 5 - 1 मिलकर 4 हो जाएगा। तो i का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास 2 एम्पियर। करंट आएगा 2 एम्पियर। और अगर करंट आ रहा है, आई का वैल्यू 2 एम्पियर आ रहा है, एक एक करके सम को पुट करो। तो अगर आई का वैल्यू हमारे पास निकल गया, तो आई थिंक और कोई एक्सप्रेशन है क्या यूज करने के लिए? हाँ, i + 2i2 5 के बराबर है, चलो उसे यूज कर लेते हैं। तो i + 2i2 अगर 5 के बराबर है और i का वैल्यू 2 हो गया, तो बेसिकली 2i2 का वैल्यू हमारे पास हो जाएगा 5 - i, और i हमारे पास 2 है, तो बेसिकली 3 एम्पियर हो गया ये। तो i2 का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 3/2 एम्पियर, ठीक है, ऐसा कुछ आएगा। और अगर i2 भी निकल आया तो i1 भी निकल आएगा। i2 और i1 का रिलेशन क्या है? तो i2 एंड i1 का यहाँ रिलेशन है, i2 - i1 बराबर 1 है। तो i2 - i1 अगर 1 के बराबर है, पुट करो, i2 की जगह 3/2 - i1 बराबर 1, तो i1 का वैल्यू आ जाएगा 3/2 - 1, बेसिकली आ जाएगा 1/2, ठीक है। तो i1 का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 1/2। तो हमने तीनों करंट निकाल लिए, i1 i2 सारे करंट निकाल लिए हैं। अब सारे करंट निकाल लिए हैं तो सारे रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी निकाल लोगे। जैसे 2 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो I × R होना चाहिए। तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस 2 निकाल लें तो V, अगर मैं इस पॉइंट को नाम पूछ दिया था मैंने ऑलरेडी, C और D का डिफरेंस, ठीक है। तो VC - VD का वैल्यू आएगा, आई थिंक VC - VD का वैल्यू आएगा 2 × I, रेसिस्टेंस 2 है और करंट हमारे पास कितना है, करंट भी 2 ही एम्पियर है, रेसिस्टेंस भी 2 है, करंट भी 2 ही एम्पियर है। तो बेसिकली 2 × 2 ये आ जाएगा 4, तो 2 × 2 ये आ जाएगा बेसिकली 4 वोल्ट, ठीक है। तो C और D के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 4 वोल्ट आ जाएगा। सिमिलरली मैं चाहूं तो बाकी सारे रेसिस्टेंस के क्रॉस भी निकाल सकता हूँ, 3 ओम के क्रॉस भी निकाल सकते हैं और 1 ओम के क्रॉस भी, करंट I1 है। तो अगर एट 3 ओम निकाल लें तो ये वैल्यू कैसा आएगा, तो V का वैल्यू निकलेगा, 3 ओम कौन सा पॉइंट है, तो 3 ओम के क्रॉस अगर हम दो पॉइंट D और E देख लें तो VD - VE हो जाएगा। तो VD - VE ये वैल्यू आएगा हमारे पास I1 × R, I1 × R। I1 का वैल्यू कितना आया हुआ है हमारे पास, तो I1 आया हुआ है 1/2 एम्पियर, तो 1/2 × 3, बेसिकली ये आ जाएगा हमारे पास 3/2 वोल्ट। सिमिलरली एट 1 ओम की बात कर ले तो ये किन दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होगा, E और F के बीच का होगा। तो VE - VF, तो ये हो जाएगा I1 अगेन 1/2 × 1, यानी ये आ जाएगा ओवरऑल 1/2 वोल्ट। और इसी तरह हम लोग जो हमारे पास एक और रेजिस्टेंस जो होता है 4 ओम, इसके क्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस निकाल पाएंगे। करंट I2 का वैल्यू पॉजिटिव आया हुआ है, तो पोटेंशियल डिफरेंस एट 4 ओम देख लें, V एट 4 ओम, ये वैल्यू हमारे पास आएगा I2 × 4, I2 का वैल्यू हमारे पास कैलकुलेट होकर आया हुआ था 3/2 एम्पियर, 3/2 बिल्कुल ठीक है। तो 3/2 × 4 करेंगे, तो बेसिकली हमारे पास आएगा 6 वोल्ट आंसर। तो आई थिंक सारे रेजिस्टेंस के क्रॉस करंट और वोल्टेज हम लोग किरचॉफ लॉ को यूज करते हुए कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। Yes, sir.